हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th की सोशल स्टडी की फुल रिवीजन आ रही है आपके लिए हरप्रीत क्लासेस पर। बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है कि सोशल स्टडी किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या हम आंसर लिखेंगे। तो आपकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है हरप्रीत क्लासेस पर। सभी चैप्टर्स आपको करवा दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो सभी वीडियोस को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी एंड अब आप स्कोर कर पाएंगे फुल मार्क्स इन सोशल स्टडीज। सो गुड लक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ओके, तो एवरीथिंग फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में मिलती हैं जिनसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब होता है कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएं। ओके, मान लो आप पहाड़ों में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो अब आप अगर टेक्नोलॉजी की मदद से उनको निकाल ही नहीं पाओगे तो आप उनको यूज नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसे ही इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है, मतलब कि ये ना हो कि एक्सट्रैक्शन में आपके इतने पैसे लग जाएं कितने का तो आपको मार्केट में आगे सेल ही नहीं हो रहा, ठीक है, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करे। ओके, तो ये 3 जो पॉइंट्स है ये आपको लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए, आपको अगर ये क्वेश्चन आता था तो आपने एक ट्राइंगल बना देना है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। ह्यूमन बींग्स जो हैं ये वाइटल रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स, आपको पता है ह्यूमन ही एक क्या है, रिसोर्स है। ह्यूमन जो होते हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी की मदद से वो इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे एंड नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उनका यूज में लेकर आएंगे उनको। तो आपने ये बस टेबल बना देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओरिजिन के बेसिस में बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग जिसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बायोटिक मतलब जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आ जाते हैं रिसोर्स आपके। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, नेशन का हो सकता है या इंटरनेशनल हो सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आपका पोटेंशियल डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स आ जाते हैं। ओके, क्या होते हैं ये डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपने ऐसी 3 प्रॉब्लम्स की बात करनी है जो उत्पन्न हो गई हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही बेढंगे तरीके से इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। या तो ये आ जाएगा, या इस क्वेश्चन को मोल्ड करके इस फॉर्म में भी दे सकता है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कीजिए। तो अब आपने देखिए इसमें क्या आंसर लिखना है। सबसे पहले तो कुछ आप स्टार्टिंग के लाइंस दे देंगे। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रिसोर्सेज जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर कंसीडर टू बी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, उनको फ्री गिफ्ट्स नेचर का माना गया है जिसके कारण ह्यूमन बींग्स ने उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण ये जो मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं। अब वो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, ये आपको लिखनी है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू सेल्फिश इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। डिप्लीट मतलब खत्म होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ जो सेल्फिश इंडिविजुअल है ना, उनकी ग्रीड को कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे होना। जो रिसोर्सेज हैं वो किन्हीं गिनती चुनती के हाथों में आ गए हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई है इनटू 2 सेगमेंट्स। वो 2 सेगमेंट्स कौन से हैं? हैव्स और हैव नॉट्स, जिसको हम रिच और पुअर भी कह सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। बेटा इसी तरीके से याद कर लो, यही आपको लिखना है। ये अगर आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ग्लोबल, एक मिनट यहां से हटा देते हैं, लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया है। तो ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में इस क्या हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना वो बिगड़ गया है। ठीक है, क्राइसिस हो गया जिसके चलते ये जो भी मैंने आपको बताया, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जो है बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज
व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है और वो इंडिया जैसी कंट्री में क्यों हमें करना जरूरी है, एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग की आप यही डेफिनेशन लिख देंगे, प्रॉपर एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ही हम रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर मतलब सही ढंग से, जुडिशियस मतलब भी यही होता है सही, वाइजली यूज करना रिसोर्सेज को, उसको हम रिसोर्स प्लानिंग के अंदर डाल देते हैं। ओके, नेसेसिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन कंट्री लाइक इंडिया, तो आप यही लिखेंगे, इंडिया हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी है। ठीक है, इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कैसे है वो डाइवर्सिटी, सम रीजन्स ऑफ द कंट्री आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। अब ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ हमारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर कुछ रिसोर्सेज तो बहुत ही पाए जाते हैं मात्रा में, लेकिन कुछ अदर रिसोर्सेज हैं जो वहां पर डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट मतलब उनकी कमी है, लेकिन एक ही जगह पर सब तरीके के रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, आपको बेटा ये लर्न कर लेने हैं, कई बार इनमें से 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी आपकी स्टेट्स हैं जो रिच हैं मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स में। ठीक है, तो वो आपको एमसीक्यू दे देगा, तो आपने बिल्कुल ये याद कर लेने हैं कि ये जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये रिच है मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स में। अरुणाचल प्रदेश जो है वो रिच हैज प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। राजस्थान एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, वहां सोलर और विंड एनर्जी बहुत आपको मिलेगी, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, वहां वाटर रिसोर्सेज नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, और इसी के चलते हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ी। ओके, उसने बोला था ना क्या नेसेसिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये दो वर्ड आ जाएंगे तो आपने इसके अलावा कोई आंसर नहीं लिखना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा कुछ और होता लिख कुछ और आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ी एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। ठीक है, सभी लेवल्स पर, नेशन, स्टेट, पर्टिकुलर रीजन, स्टेट में भी छोटे छोटे रीजन हो गए, एंड लोकल लेवल पर आपको रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ी। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ इट कैन बी अचीव्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, देखिए आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये 2 पॉइंट आप की पॉइंट है, ये आपको याद कर लो आप, कि सबसे पहले आप डैमेज ना करो एनवायरनमेंट को, एंड जो डेवलपमेंट हो प्रेजेंट में उसके चलते आपको नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन वो आपकी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आज आप डेवलपमेंट करने के चक्कर में कुछ रिसोर्सेज को इतना यूटिलाइज कर लो कि आने वाले जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज रह ही ना जाए, उनको पता ही ना हो कि ये कुछ रिसोर्सेज हुआ भी करते थे। ओके, इसका मतलब ये है। अब आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यूज रिसोर्सेज प्रॉपरली, रिड्यूस कार्बन एमिशन। ठीक है, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बैन यूज ऑफ प्लास्टिक, पॉल्यूशन टैक्स लगा दे सरकार। ठीक है, यूज ऑफ एनवायरमेंट सपोर्टिव फ्यूल। ठीक है, ऐसे ही आप फ्यूल यूज करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, एनवायरमेंट में ज्यादा पोल्यूशन ना फैलाएं। यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, ये आप लिख देंगे एंड योर आंसर इज डन। ओके, तो ये मैंने पूरा आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, वेयर इन आपका पूरा चैप्टर भी कवर है, अब आपको चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, चलो, एक्सप्लेन एजेंडा 21। एजेंडा 21 है क्या? द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट रियो द जेनेरियो, ब्राजील इन जून 1992। तो ये आपको याद रख लेना है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था रियो द जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है, इन जून 1992। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन दैट समिट। ठीक है, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स ने वहां पार्टिसिपेट किया था। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डेक्लेरेशन। ठीक है, उन्होंने डेक्लेरेशन एक साइन किया। ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया ना, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, नोन एज एजेंडा 21। ठीक है, तो उन्होंने एक डेक्लेरेशन साइन किया जिसको एजेंडा 21 के नाम से जाना गया, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो आपको पता है हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, क्योंकि 21st सेंचुरी जो है वो 2100 पर खत्म होगी। ओके, स्टार्ट आपकी कहाँ से हो गई? 2001 से। ओके, क्लियर? तो फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज एन एजेंडा
क्या क्या किस चीज के बारे में बात की गई है, ये एमसीक्यू में आ जाता है, ध्यान रख लेना। टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है, कॉम्बैट मतलब फाइट करना, इन्वायरमेंटल डैमेज को हम नहीं होने देंगे। और आगे पॉवर्टी, गरीबी को दूर भगाना है, डिजीजेस को दूर भगाना है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। और ये सब कुछ होगा कैसे? ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ, ऑन म्यूचुअल नीड्स, ठीक है। म्यूचुअल मतलब पूरे ग्लोब के जो 100 हेड्स हैं स्टेट्स के, वो मिले हैं, तो उनकी कुछ म्यूचुअल मतलब साझी, जैसे फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, तो ऐसी म्यूचुअल नीड्स, कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम निभाकर ही इन 3 जो हमारे एजेंडा के अंदर हमारा पर्पस आ रहा है, तभी हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। ओके, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक एजेंडा 21 के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, वो अपना खुद का एक एजेंडा 21 बनाएगी लोकल लेवल पर, ठीक है, इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। क्योंकि जब लोकल लेवल पे ये सब चीजें अचीव होनी शुरू हो जाएंगी, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर तो वो अपने आप ही अचीव हो जाएंगी। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं? देखिए, रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन में आपको पहले करवा चुकी हूँ, अब उसके स्टेप्स क्या हैं आपको इसी तरीके से लिखने हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले आपकी कंट्री में अलग अलग रीजन्स हैं, उन अलग अलग रीजन्स में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है और उसकी मात्रा क्या है। ओके, एंड ये कैसे होगा? ये होगा बाय सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी आपको करना पड़ेगा कि क्या क्वालिटी अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी है, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। ओके, तो इस पॉइंट के अंदर ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, ये सब कुछ करके। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद। अब आपने पहचान लिया कि रिसोर्स कौन सा कहाँ है, किस रीजन में है, उसकी क्या मात्रा है। अब आपको एक प्लानिंग स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, जिसके चलते आप एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, मतलब कि वही जो हमने आपको पहले बताया था ना, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं और नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आपको वही करना है यहाँ पे फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। ओके, एंड द थर्ड वन इज मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। फिर आपने अपने जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना है, मतलब कि कहाँ कहाँ किसकी नीड है वो वहां वहां सप्लाई किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड, जरूरत है। कंजर्व मतलब उनको संरक्षण करना, उनको बचाना। एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ गांधी जीज व्यूज, ठीक है, गांधी जी का क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में उनकी क्या राय है, वो भी आपने लिखनी है। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले रिसोर्सेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने अपनी कंट्री को डेवलप कराना है तो आपको रिसोर्सेज आपकी कंट्री में बहुत अच्छे होने चाहिए। बट इरैशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आप इरैशनल तरीके से कंज्यूम करोगे अपने रिसोर्सेज को या उनका ओवर यूटिलाइजेशन करोगे, तो उससे आपकी कंट्री में सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। दैट इज वाई देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसीलिए हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। ओके, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर डन हो गया। अब गांधी जी की क्या व्यूज हैं? गांधी जी राइटली सेड दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब कि अगर सबकी जरूरत को पूरा करना है ना, तो तब तो काफी रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी एक पर्सन की ग्रीड इतने सारे रिसोर्स जो है पूरी नहीं कर सकते। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो बस ये याद रख लीजिए, एमसीक्यू में आ जाता है कई बारी कि ये लाइन किसने कही है। ओके, he put the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion, ठीक है। डिप्लीशन आएगा यहाँ पे, इस स्पेलिंग को आप ठीक कर लेना, डिप्लीशन। ओके, DEPLETION। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो ग्रीडी और सेल्फिश लोग हैं ना, और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, ये ही रूट कॉज है, जड़ है रिसोर्स डिप्लीशन की। ओके,
ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन के वो अगेंस्ट थे एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस, और चाहते थे कि मासेस मतलब देश के लोग, मासेस वो हो गए देश के लोग, वो प्रोडक्शन करें, ओके, ना कि जो इतनी बड़ी बड़ी मशीन सेटअप कर दी जाती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, एक ही मशीन इतने इतने प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन जो है ना, ये आप रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ओके, इसको आप रिप्लेस कर दो किससे, प्रोडक्शन बाय मासेस, मतलब कि हर जो लोग हैं वो अपने लिए, उनको जितना जरूरत है वो अपना लिए खुद ही क्या करें, प्रोड्यूस करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज लैंड रिसोर्स इंपॉर्टेंट। अब देखिए लैंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स, ठीक है, धरती भी एक रिसोर्स है, क्यों है, इज अ ग्रेट एसेट ऑफ अ नेशन, क्यों, क्योंकि इट सपोर्ट्स वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन है यहाँ पर, नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है इस लैंड के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप कर सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कर सकते हो, खेती बाड़ी करोगे, अब किसान जो है अपनी क्रॉप्स को बेचेगा, उससे पैसे कमाएगा, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पैसों का लेन देन हो, ट्रांसपोर्ट इसी के ऊपर किया जा सकता है, लैंड के ऊपर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ही तो यूज करोगे, वो भी लैंड के ऊपर ही होगा, और एक दूसरे का मैसेंजर बनोगे, वो भी उसके लिए भी लैंड ही चाहिए ना आपको। इट इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, फाइनाइट मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है लैंड। हम लैंड को क्या करते जा रहे हैं, हम बोले कि हम थोड़ा वाटर रिसोर्स कम कर दें और थोड़ी सी लैंड और बढ़ा लें, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस धरती के ऊपर, इस वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है, जितने परसेंटेज ऑफ लैंड है वो उतने परसेंटेज ऑफ लैंड ही रहेगी, तो हमें उसका क्या करना है, ढंग से इस्तेमाल करना है, ओके। अब प्लेन एरिया सबसे ज्यादा है 43%, ये कई बार एमसीक्यू में रहता है। माउंटेन्स आपको 30% मिलेंगे, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज मतलब समझते हो ना, टेबल लैंड, उठी हुई लैंड, ठीक है, तो वो 27% है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम लैंड को यूटिलाइज किस किस वेज में कर रहे हैं, देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। द पर्पज फॉर विच लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड आर एज फॉलो। सबसे पहले तो देखिए ये हमारी पूरी जमीन है, इस पूरी जमीन में से कुछ एरिया पर तो फॉरेस्ट होंगे, ओके। अब कुछ लैंड ऐसी है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, कुछ एरिया ऐसा है जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, मतलब कि वहां पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, क्यों, उसका कुछ रीजन होगा, क्योंकि वो लैंड कैसी है, बैरन है एंड वेस्ट लैंड है, ठीक है, बैरन मतलब बंजर लैंड है ना, ठीक है, और वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, या तो उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स बनी है, रोड्स बने या फैक्ट्रीज बनी हुई है, ठीक है, तब भी हम उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। 2 पॉइंट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, अब कुछ और लैंड है जो अनकल्टिवेटेड है, अब उसके क्या रीजन है, नंबर 1, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड में समझ गए ना, जहां जानवरों को चराने के लिए लेकर जाया जाता है, ठीक है, तो वो परमानेंट पैस्चर लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, तो वहां पर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में आ गया। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स मतलब कहीं पर ऐसे ही कुछ देखते हो ना, आप अपने आप ही कुछ मिसलेनियस, अपने आप किसी ने कुछ उगाया नहीं है वहां पे, वो अपने आप ही ग्रो हो गए हैं वहां पर ट्री मिसलेनियस, ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, देखिए कल्चरेबल वेस्टलैंड का क्या मतलब है, लैंड विच आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, ऐसी लैंड जिसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं किया जाता, 5 साल से ऊपर तक का पीरियड हो गया, ठीक है, तो ये देखिए मोर देन 5 years अनकल्टिवेटेड रही, उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड, ओके। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, फैलो लैंड, ठीक है, फैलो लैंड में क्या हो गया, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो से हम क्या समझते हैं, लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or less than 1 year, ठीक है, अब ये भी वही लैंड है जिसको हमने छोड़ा है, जिसके ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं की है, और अभी उसको छोड़े हुए में 1 या less than 1 year ही हुआ है, ओके। एंड अदर देन करंट फैलो में लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 year, मतलब कि 1 से 5 साल के बीच का टाइम पीरियड हो गया। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया आपका 1 या 1 साल से कम, वो आपकी करंट फैलो आ जाएगी। उसके बाद 1 या 5 साल के भीतर तक आपने उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया, वो अदर देन करंट फैलो में आ जाएगी, और 5 साल से ऊपर हो गए तो कल्चरेबल वेस्टलैंड में आ जाएगी, ओके। देन फिफ्थ पार्ट इज नेट सोन एरिया। यहाँ पर देखिए नेट सोन एरिया में क्या है, मान लीजिए ये आपके पास पीस ऑफ लैंड है, दिस इज द पीस ऑफ लैंड,
जिसके ऊपर आपने खेती बाड़ी करी, पूरे पीस ऑफ लैंड के ऊपर, ये तो आपका नेट सोन एरिया हो गया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा, अब मान लीजिए ये पूरे नेट सोन एरिया में से इतना पीस ऑफ लैंड ये था जिसके ऊपर आपने साल में एक बारी और कुछ ना कुछ क्रॉप जो है वो ग्रो कर दी। तो अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में ये जो नेट सोन एरिया है ये पूरा आपने प्लस करना है, मतलब कि इसके साथ साथ एरिया विच इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, लेकिन एक साल में ये पूरा नेट सोन एरिया तो आएगा ही आएगा, इसके साथ क्योंकि आपने इतने पार्ट पे दोबारा से खेती बाड़ी करी थी इसको भी आप प्लस कर दोगे तो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाएगा। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। लैंड यूज पैटर्न आर डिटरमाइंड बाय, ठीक है, लैंड यूज किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। ओके, तो लैंड को आप यूज करोगे सबसे पहले आप वहाँ कुछ क्लाइमेट देखोगे, सॉइल टाइप देखोगे, टोपोग्राफी देखोगे। टोपोग्राफी में समझ लो ना फिजिकल फीचर आ जाते हैं, प्लेन है, माउंटेन एरिया, टेबल लैंड है, क्या है। और ह्यूमन फैक्टर्स में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, स्कार्सली पोल्यूटेड है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है वहाँ पे, क्या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखकर ही लैंड यूज पैटर्न को आप डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 डैश परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया मस्ट बी अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो नेशनल एनएफपी के अकॉर्डिंग कितने परसेंट ऑफ एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, 33%। ओके, याद रख लेना है आपने। नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं और उसको आप कंजर्व कैसे कर सकते हो, दोनों को मैंने साइड बाय साइड ही लिख दिया है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी खराब होना, तो उसके क्या कारण है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को हद से ज्यादा काटना, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, जो जानवरों को चारा चराने के लिए ले जाया जाता है वहां पर ओवर ग्रेजिंग की जा रही है। ओके, माइनिंग, ठीक है, माइनिंग समझते हो ना, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए खोदा जाती है जमीन, ठीक है, उसको माइनिंग बोलते हैं, वो भी एक लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। नेक्स्ट, ओवर इरिगेशन, ठीक है, ज्यादा मात्रा पे पानी दे देना, वो भी एक कारण है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ इज ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन करो, ये तो पता है आपको ओवर इरिगेशन से लैंड डिग्रेडेशन होता है, बट हाउ, तो आपको ये लिखना है वाटर लॉगिंग, क्योंकि ओवर इरिगेशन से क्या होगा, पानी जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे, वाटर लॉगिंग इंक्रीजेस द सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। ठीक है, ये आपको लिख देना है, वाटर लॉगिंग से क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाता है, एंड एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, बेसिक नेचर ज्यादा हो जाता है सॉइल का, जिसके कारण क्या हो जाता है, ओवर इरिगेशन से लैंड डिग्रेडेट हो जाती है। नेक्स्ट, मिनरल प्रोसेसिंग, ठीक है, जो मिनरल को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी लगाकर, तो वो रिटार्ड कर देता है द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। ठीक है, देखिए कहीं पर ऐसी स्टेट्स है ना जहां पर मिनरल प्रोसेस किया जाता है, तो वहां पर थोड़ी देर के बाद ही आप देखोगे ना जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे मिट्टी में चले जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। अब उससे होगा क्या कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो है ना इनटू द सॉइल, वो प्रोसेस रिटार्ड हो जाएगा। अब वो जो मिट्टी है ना, ज्यादा पानी मिट्टी के नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्लियर, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, अब आप इसको कंजर्व कैसे करोगे, अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो एफॉरेस्टेशन कर दो, ट्रीज और लगा दो आप। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, मैनेज करो, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। माइनिंग ज्यादा कर रहे हो तो कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, ओवर इरिगेशन कर रहे हो तो ओवर इरिगेशन ना हो तो यूज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स यूज कर लो। ओके, अभी इसके आगे और भी पार्ट है, लैंड डिग्रेडेशन और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस में क्या आ जाता है आपका कि जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है ना वो पानी के अंदर जाएगा। ओके, कॉज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, इससे लैंड एंड वाटर पोल्यूशन दोनों होते हैं। क्वायरिंग इज अनदर मेथड, ठीक है, माइनिंग जैसा ही है, ठीक है, जिसमें सतह पर आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, तो ये भी एक दूसरा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। अब इसका कंजर्वेशन कैसे करोगे, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। तो अब आप ये जितने भी डिस्पोज कर रहे हो ना, ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को, इनको ट्रीट करके भेजो। ठीक है, वेस्ट को ऐसे ही मत डिस्पोज ऑफ कर दो, इसको पहले प्रॉपर ट्रीट करो, जिसके कारण ये अगर कहीं पर भी जाए, लैंड में जाए या वाटर में जाए, तो वहां पर लैंड डिग्रेडेशन या वाटर पोल्यूशन ना हो। नेक्स्ट,
और क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रोइंग ऑफ थॉर्नी बुशेस कैन स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स एंड चेक लैंड डिग्रेडेशन। और कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्रीज, ठीक है, जो ये लैंड का टुकड़ा है इसके आसपास पेड़ जो हैं ग्रो कर दिए जाते हैं, किस लिए, विंड इरोजन ना हो इसलिए। ओके, नेक्स्ट थॉर्नी बुशेस लगा दो, ठीक है, थॉर्नी मतलब बहुत ज्यादा झाड़ीदार प्लांट, ठीक है, उससे क्या होगा, स्टेबलाइज होगा सैंड ड्यून्स एंड चेक लैंड डिग्रेडेशन। उससे भी जो जैसे वो क्या करेंगे, मिट्टी जड़ों में, उनकी जड़ें भी बहुत ज्यादा गहरी होंगी तो मिट्टी को रोक कर रखेंगे, ठीक है, वही सैंड ड्यून्स टिल्ले नहीं बनेंगे। ओके, एंड लैंड डिग्रेडेशन आपका चेक में रहेगा, मतलब कि नहीं होगा। ओके, चलिए, आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब आपने ये लाइन याद कर लेनी है बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल, डेन्यूडेशन को ही बोलते हैं सॉइल का बिगड़ना। ओके, द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, ठीक है, इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, कॉजेज इसकी ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल फोर्सेज में आपकी विंड आ जाएगा, ग्लेशियर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफॉरेस्टेशन आ जाएगी जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, फॉल्टी मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, इन सब कारणों से सॉइल इरोजन हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज में। ओके, अब आपने इसको कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है, काउंटर प्लोइंग, ठीक है, काउंटर प्लोइंग करो आप, ठीक है, जैसे ये माउंटेन है ना, यहाँ पर काउंटर्स के अगेंस्ट क्या होती है, प्लोइंग की जाती है। प्लोइंग मतलब समझते हो ना, खेत को जोतना, ठीक है, लैंड को जोतना, हल हल चलाकर, ठीक है, तो काउंटर के अलोंग आप क्या करो, प्लोइंग करो। ओके, तो प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, ठीक है, जो ये पानी तेज बहाव से आता है ना और अपने साथ सॉइल ले जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वक्त क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या हो जाता है, मान लो ये एक माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, तो वहां पर इसको टेरेसेस में कट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, ठीक है, ये बड़ी सी फील्ड है, इसको स्ट्रिप्स में, मान लो यहाँ कुछ खेती बाड़ी करी आपने, बीच में एक घास लगा दी, फिर कुछ एरिया ग्रो करा कुछ आपने, फिर यहाँ पर बीच में ग्रास लगा दी। अब इससे होगा क्या, देखिए लिखा है यहाँ पे, फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लो, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, ठीक है, तो जो विंड इरोजन होगा ना ये उसको कंट्रोल में रखेगा। ओके, आई होप सो दिस मच इज क्लियर। आगे देख लेते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के कुछ और मेथड्स भी हैं जो आप लिख सकते हो। शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, दिस हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स। अगेन शेल्टर बेल्ट जो होता है वो विंड इरोजन को रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट, एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, ठीक है, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग रहे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, गुलिस क्या होती हैं, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गुलिस, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए ये जो एक एरिया है यहाँ से पानी होकर गुजर रहा है, ठीक है, अब क्लेई सॉइल है तो बीच में पानी है ना, कट्स बना दिए हैं, ठीक है, आपकी बुक में इमेज भी है, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। तो डीप चैनल मेक्स डीप चैनल नोन एज गुलिस। ओके, लेकिन ये मान लो ये एक लैंड है, उसमें गली बन जाती है बीच में, ठीक है, तो लैंड जो है डिग्रेड हो गई, अब हर जगह इवन लैंड नहीं है। ओके, बीच बीच में क्या है, हर जगह जैसे अभी मिट्टी सब जगह बराबर थी, लेकिन अब हर हर जगह सॉइल बराबर नहीं है, यहाँ बीच में जो है कुछ जो पोर्शन है सॉइल का वो वॉश अवे हो गया और यहाँ पर एक डीप चैनल बन गया, खड्डा टाइप हो गया, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गुलिस। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज बैड लैंड, लैंड दैट बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज बैड लैंड, ऐसी लैंड जो अब फिट नहीं है कल्टीवेशन के लिए उसको बैड लैंड में बोलते हैं। इन चंबल बेसिन इन लैंड्स को रेवाइंस के नाम से जाना जाता है, ये आ जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इरोजन आपके तीन तरीके के होते हैं, सबसे पहले शीट इरोजन, विंड इरोजन, ठीक है, देखिए शीट इरोजन क्या हो गया आपका, व्हेन शीट, और एक हो गया गलीस। ओके, शीट इरोजन में व्हेन शीट ऑफ टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यू टू वाटर फ्लो, ठीक है, मान लो जो ये माउंटेन एरिया है, यहाँ से पानी आया बहुत तेजी से, ओके, एंड ये पूरी की पूरी, या यहाँ पर कोई बर्फ जमी थी, ग्लेशियर था, अब जो ये ग्लेशियर नीचे
गया तो अपने साथ पूरी जो टॉप लेयर की सॉइल है ना उसको पूरे का पूरा बहाकर नीचे ले गया, उसको बोलते हैं क्या, शीट इरोजन। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे व्हेन शीट ऑफ टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यू टू वाटर फ्लो, दिस इज कॉल्ड शीट इरोजन। नेक्स्ट विंड इरोजन तो समझ ही गए, हवा के एक्शन के कारण होगा। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ, देखिए कैसे याद करोगे, देखिए इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ लो बेटा, बड़ी इजीली आप आंसर लिख लोगे। विंड ब्लोज, ठीक है, विंड उड़ाकर ले जाती है किसको, लूज सॉइल को, ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। ठीक है, ऑफ मतलब अलग कर देती है, ठीक है, किसको, फ्लैट लैंड भी हो सकती है, फ्लैट लैंड के ऊपर से भी उड़ाकर ले जा सकती है लूज सॉइल को, या स्लोपिंग लैंड कोई हो उसके ऊपर से भी लूज सॉइल को हवा उड़ाकर ले जा सकती है सॉइल को। ठीक है, इसी को बोलते हैं विंड इरोजन। ओके, क्लियर। व्हाट इज पिडमोंट जोन, पिडमोंट जोन क्या है, एन एरिया एट द बेस ऑफ द माउंटेन और माउंटेन रेंज। देखिए एक माउंटेन हो गया और माउंटेन रेंज हो गया, इसका जो नीचे का पार्ट है ना यहाँ पर, ठीक है, इसी को बोलते हैं पिडमोंट जोन। ओके, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, एलुवियल सॉइल जो है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। एक होती है ओल्ड एलुवियल जिसको हम भांगर के नाम से जानते हैं, एक होती है न्यू एलुवियल जिसको हम खादर के नाम से जानते हैं। इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेयर एज जो आपकी ओल्ड एलुवियल है जिसको भांगर के नाम से जानते हैं, इसमें हायर कंसंट्रेशन रहती है ऑफ कंकर नोड्यूल्स। ठीक है, इसमें कंकर ज्यादा रहते हैं, जबकि ये जो न्यू एलुवियल है इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट जो है आपका लास्ट टॉपिक, सॉइल। डिफरेंट टाइप की सॉइल कौन सी पाई जाती है, ठीक है, आपको किसी भी एक सॉइल के ऊपर लिखने को बोल देगा एग्जाम में। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए आपके लिए एक चार्ट तैयार कर दी है, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको मैप के ऊपर भी लोकेट करना आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, फाउंड इन नदरन प्लेन्स। ठीक है, नदरन प्लेन्स में पाई जाएगी। ओके, तो कहाँ है नदरन प्लेन्स, आपके जरा मैं आपको यहाँ फोटो दिखा दूं। देखिए ये आपका जहाँ पर सारी रिवर्स होती है ना, ये वाला एरिया आपका सारा, ये जो ग्रीन है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। क्लियर, नदरन प्लेन्स ही बोलते हैं इसको। अब एलुवियल सॉइल में क्या होता है, सिल्ट, सैंड एंड क्ले होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये आपने याद रख लेना है। क्रॉप्स कौन सी ग्रो की जा सकती हैं, पैडी, वीट, शुगरकेन, सीरियल्स, पल्सेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है। क्लासिफाइड एज, इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, अभी मैंने आपको पिछले पेज में बताया, खादर जिसको हम न्यू एलुवियल बोलते हैं, एंड भांगर ओल्ड एलुवियल। ठीक है, एंड भांगर में, ओल्ड एलुवियल में क्या रहते हैं, कंकर न्यूडल्स बहुत रहते हैं, वेयरएज खादर जो होती है उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सॉइल टाइप इज ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगड सॉइल भी बोलते हैं, ये आपकी डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी। देखिए यहाँ देख लेते हैं फटाफट से, स्क्रॉल डाउन करके देखिए, ये रही आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, दिस इज द ब्लैक सॉइल। देखिए डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में आपकी पाई जाती है, गुजरात, कुछ एरिया गुजरात का हो गया। ओके, तो ये आपको मैप के ऊपर भी पता होनी चाहिए। क्लियर, तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, तो सेंटर वाला पार्ट जो डेक्कन ट्रैप का था वहाँ महाराष्ट्र, एमपी भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या होता है, फाइन क्ले मटेरियल होता है, पोटैश देखिए यहाँ पर भी है, पोटैश इसमें भी है, लाइम यहाँ पर भी है, लाइम इसमें भी है, यहाँ फॉस्फरिक एसिड है जबकि पुअर इन फॉस्फरिक कंटेंट, आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा। ओके, एंड मैग्नीशियम एक्स्ट्रा पाया जाएगा। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, कॉटन ग्रो कर सकते हो, इसकी खासियत क्या है, होल्ड्स मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, जल्दी पानी जो होगा ना वो आपका वेपोरेट नहीं होगा, मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगी। मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। ठीक है, किससे बनी है, लावा फ्लोस से बनी है। ठीक है, सेल्फ एरेशन डेवलप्स क्रैक इन हॉट वेदर। ठीक है, अपने आप सेल्फ एरेशन, अपने आप को खुद ही एयर जो है प्रोवाइड कर लेती है। क्यों, क्योंकि जब गर्मियों में बहुत ज्यादा सूख जाती है ना तो इसके ऊपर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण जो क्रैक्स के कारण उन क्रैक्स में से जो एयर है वो बहुत आसानी से अंदर तक चली जाती है, और जब वेट होती है तो ये स्टिकी होती है। ठीक है, क्लियर, तो ये आपको याद रख लेना है। अब वो बाई चांस आपको पेपर में क्वेश्चन दे दे कि राइट अबाउट ब्लैक सॉइल, ठीक है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, तो बस आप ये टेबल याद रख लेना और ये सारी चीजें लिखाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे क्वेश्चन कितने भी नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 का हो, 5 का हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। देखिए इसको रेड और येलो क्यों बोला गया, कहाँ कहाँ मिलती है पहले ये देख लेते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़
एंड पिडमोंट एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखिए चेक कर लेते हैं फटाफट से, उड़ीसा छत्तीसगढ़, ये देखिए यहाँ पर ये रेड एंड येलो, ठीक है, ये देखिए यहाँ है उड़ीसा, यहाँ छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड पिडमोंट एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है ना, इसका पिडमोंट जोन, ठीक है, यहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स एंड कंटेन्स आयरन पार्टिकल्स। देखिए इसका रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं और ये इग्नेस रॉक्स के कारण बनी है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इस पे आप क्या कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, कॉटन मेज, ठीक है, रेडिश कलर इसका क्यों होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, एंड येलो कब हो जाती है, व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, जब इसके अंदर पानी आ जाता है ना खूब सारा, तब ये येलो आपको अपीयर होगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सॉइल टाइप है आपकी लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल जो है हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, मेघालय, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। डीप एंड एसिडिक, डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, एसिडिक होती है। टी, कॉफी, कैश्यू नट्स आप ग्रो कर सकते हो। प्रॉपर्टी इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ठीक है, देखिए लीचिंग, इंटेंस लीचिंग किसको बोलते हैं, जैसे बारिश पड़ी, ठीक है, जो टॉप सॉइल है वो क्या हो गई, इरोड हो गई, ठीक है, इरोजन हो गया, फिर बारिश हुई, फिर टॉप सॉइल इरोड हो गई, तो इसी को इंटेंस लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं मैप में कहाँ पाई जाती है ये आपकी, देखिए ये रही आपकी लेटराइट सॉइल, दिस इज लेटराइट सॉइल जो लाइट पिंक है, देखिए ये कुछ पार्ट आपका यहाँ हो गया, ठीक है, मेघालय लिखा था ना वहाँ पे, ओके, एंड कुछ देखिए पार्ट आपका ये हो गया, कुछ पार्ट आपका यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, थोड़ा सा पार्ट देखिए यहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, एरिड, एरिड सॉइल क्या होती है, एरिड का देखिए मीनिंग ये होता है सूखा, ठीक है, सूखा पड़ जाना। फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, रेड टू ब्राउन इन कलर की होती है ये, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। देख लेते हैं एरिड सॉइल, देखिए दिस इज एरिड सॉइल जो लाइट ग्रीन कलर की है, लेमन कलर की है, देख लीजिए राजस्थान का पार्ट हो गया आपका। ओके, आपने याद रख लेना है क्योंकि सूखे एरिया में ही पाई जाएगी, सूखा एरिया आपका क्या है, राजस्थानी है। ओके, नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है, सॉल्ट पाया जाएगा बहुत ज़्यादा, लैक्स ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस की कमी है, एंड मॉइस्चर की कमी है। ज्वार, बाजरा, मेज यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है। सिलाइन इन नेचर होती है, बहुत सॉल्ट कंटेंट होता है। सैंडी इन टेक्सचर, ठीक है, रेतीली होती है। लोअर हॉरिजन्स पे क्या होते हैं, कंकर पाए जाते हैं। रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन मतलब क्योंकि कंकर ज्यादा होंगे तो पानी जो है वो डीप नहीं जा सकता सॉइल के अंदर, ठीक है। आई होप सो आपको याद रख लोगे आप, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लास्ट सॉइल टाइप इज माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिल एंड माउंटेनियस रीजन में ही पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर, HP, UK, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर यही है आपकी कौन सी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये डार्क ग्रीन में जो है देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का रीजन। ओके, देखिए यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, क्या है इसका, क्या कंटेन करती है, लूमी होती है एंड सिल्टी इन वैली, ठीक है, एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। ओके, क्या मतलब लूमी एंड सिल्टी इन वैली, मतलब जैसे ये आपका हिली एरिया है तो जो ऊपर का एरिया है ना यहाँ पर ये क्या होती है, सिल्टी होती है, वेयर एज वैलीज में आके जो नीचे यहाँ वैली हो गया, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स, ठीक है, ऊपर वाले स्लोप्स में क्या रहती है ये, कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटे मोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जबकि यहाँ आकर क्या हो जाती है, लोमी एंड सिल्टी हो जाती है। ओके, इन स्नो कवर्ड हिमालयास एसिड लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक है, स्नो कवर्ड हिमालयस में एसिडिक रहती है और लो ह्यूमस कंटेंट रहता है इसमें, ठीक है। माउंटेन वेजिटेशन पाई जाती है इसमें, एंड फर्टाइल ऑन वैलीज, तो ऑब्वियसली ऊपर से यहाँ आएंगे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, यहाँ आते आते ये क्या हो जाएंगे, फर्टाइल पार्टिकल्स सारे यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो ये लिखा है फर्टाइल ऑन वैलीज। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब किस क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही मैं आपको बाकी चैप्टर्स की भी नोट्स दे दूंगी, इतना पढ़ लीजिए ये आपके लिए काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।